तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है, रेप्लिकेशन। आज हम रेप्लिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे 6 रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन, और हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मिजल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट। तो हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन, ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है रेप्लिकेशन। इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन और मिजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन बेटा ये कोई एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी के बेसिस पर ही बनाया गया एक टॉपिक है। ये काफी सारी जो इंडियन ऑथर्स की बुक है उनके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन करके। तो इसके अंदर बेसिकली हम वही चीजें डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसके क्या क्या रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज अकर इन 5' टू 3' डायरेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, यही सारी चीजें आती है रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन में। दूसरा जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि रेप्लिकेशन होता क्या है। जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरी बात लोकेशन की। रेप्लिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स के केस में बेटा ये ऑलवेज अकर इन अ न्यूक्लियस। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के केस में ये ऑलवेज अकर इन अ न्यूक्लियोइड रीजन। थर्ड पॉइंट, रेप्लिकेशन increase the copy number of the DNA। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट, रेप्लिकेशन helps in the maintain the amount of DNA ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल साइकिल। तो ये था बेटा कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, कहां होता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपी नंबर इंक्रीज होते हैं, ये सब बातें हमने इन 4 पॉइंट्स के अंदर जानी। अब रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है ये हम देखते हैं। जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका एक 5' एंड है, एक 3' एंड, दूसरा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5' से 3' एंड। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर जाता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो उससे आपके न्यूली डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। किस तरीके से होते हैं देखते हैं। जैसे कि यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, फाइनली इसका जो ये एक स्ट्रैंड है ये एक्ट एज अ टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। ये दूसरा स्ट्रैंड दूसरे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के लिए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। तो यहां पर ये जो डीएनए था ये था 5' से 3', और दूसरा ये जो डीएनए था ये पेरेंटल डीएनए था 5' से 3'। तो ये दोनों जो हैं आपके ये और ये कैसे हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। और ये दोनों कैसे हैं, ये दीज आर द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इन्हीं के जस्ट अपोजिट, 3' से 5', और इनकी 3' से 5'। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5'। ठीक है, तो चलिए ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन रेप्लिकेशन के बारे में। जैसे कभी कभार बताया जाता है कि बताया क्या जाता है, होता ही है एक्चुअल में। रेप्लिकेशन का मतलब है कि रेप्लिका का बनना। रेप्लिका का मतलब होता है एक तरीके से कॉपी। अब जैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड थे, इन्हीं की जस्ट नए ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ही तो बने हैं। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड क्या है, एक तरीके से कॉपी है। दीज आर द कॉपी ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। कॉपी बोलते हैं या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये था कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन रेप्लिकेशन के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन। इन रूल्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। इसके कुछ 6 टोटल रूल्स हैं, तो इनको हम जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि जो रेप्लिकेशन है ये ओरिजिन डिपेंडेंट है। ओरिजिन डिपेंडेंट कहने का मतलब यहां पर इस तरीके से है, रेप्लिकेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है पूरे डीएनए के अंदर। उसको स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट की रिक्वायरमेंट होती है, उस साइट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के केस में बिट्स अलग होती है और यूकैरियोट्स के केस में अलग होती है। चलो देखते हैं कैसे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब प्रोकैरियोट्स के जो केस होता है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए जो साइट होती है उसको कहा जाता है ओराई साइट, ORI। इसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियोइड रीजन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो साइटोप्लाज्म रहेगी। सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्रोमोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, और इस सर्कुलर डीएनए के अंदर एक सिंगल ओरिजिन साइट होती है जिसका नाम होता है ओराई साइट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूकैरियोटिक के केस में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, तो इसमें मल्टीपल ओराई साइट्स होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक से ज्यादा ओराई साइट्स होती है जिसे मल्टीपल ओराई साइट्स कहते हैं। अब यूकैरियोट्स में एक तो आते हैं आपके यूनिसेलुलर जैसे कि यीस्ट, और एक होता है मल्टीसेलुलर जैसे कि ह्यूमंस, मेटाजोआज और ह्यूमंस। यीस्ट के केस में उस ओराई साइट को कहा जाता है ARS सीक्वेंस, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, इन शॉर्ट ARS, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमंस के केस में जो कि मल्टीसेलुलर है उन्हीं के केस में ओराई को कहा जाता है ORIs, मतलब रेप्लिकेशन ओरिजिन्स या फिर इनिशिएशन जोन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था रूल नंबर 1 जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोटिक के केस में ओराई साइट होगी, यूकैरियोटिक के केस में अगर यीस्ट है तो ARS होगा, अगर ह्यूमंस है तो याद रखना इनिशिएशन जोन या फिर ओरिजिन रेप्लिकेशन ओरिजिन्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 बेस कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो डीएनए है आपका, ये जो डीएनए होता है इसका जो रेप्लिकेशन होगा आपको याद रखना है हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही सिंथेसाइज होगा। फॉर एग्जांपल ATGC, ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो यहां से इसका जो न्यूली सिंथेसाइज होगा हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे G आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होगा वो हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर कभी मिसमैच्ड हो जाता है, कभी गलती से भी गलत नाइट्रोजन स्पेस पेयर आकर के जुड़ जाते हैं, T की जगह A आ जाता है या C आ जाता है या फिर G आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसके लिए रिपेयर मैकेनिज्म होता है, रिपेयरिंग एंजाइम्स होते हैं। उनके बारे में अभी हम एक छोटी सी डिस्कशन पढ़ने वाले हैं, तब उसको डिस्कस करते हैं। तो दूसरा रूल नंबर आपको याद रखना है कि बेस कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही सिंथेसाइज होगा। रेप्लिकेशन रिलाइज ऑन अ बेस पेयरिंग, A always pair with T with double hydrogen bond, G with C with triple hydrogen bond to ensure the new strand is complementary to the template। मतलब template strand के हमेशा complementary हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि जो स्ट्रैंड होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये पता है हमें डबल स्ट्रैंड। अब इसमें ये जो स्ट्रैंड है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसी को हम प्लस स्ट्रैंड भी कहते हैं, प्लस स्ट्रैंड। इसी को हमने कहा है सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। इसी को हमने कहा है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसी को हमने कहा है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। तो कितने सारे नाम है इसके, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन बनता है और बना भी है, इसलिए आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है बिल्कुल। दूसरा इसी के अपोजिट नाम हो जाएंगे, जैसे इसका नाम हो जाएगा माइनस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड। इसको हम कहेंगे एंटी सेंस, और इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, कोडिंग स्टैंड कौन सा है, सेंस कौन सा है, एंटी सेंस कौन सा है, प्लस स्टैंड कौन सा है, माइनस स्टैंड कौन सा है, ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये रूल नंबर 3 है। Newly DNA is synthesized only in the 5 prime to 3 prime direction by the DNA polymerase, which means DNA polymerase polymerize the DNA in the 5 prime to 3 prime direction. That's why we say that the DNA replication always occur in a 5 prime to 3 prime direction. अब DNA polymerase तो भाई काफी सारे हो सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग अलग स्पीशीज हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में कितने डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 5 तरीके के, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 तरीके के डीएनए। इन सभी के अंदर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है।
ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इनमें से मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है जो रेप्लिकेशन में वर्क करेगा प्रोकैरियोट्स के केस में, वो है रेप्लिकेशन एंजाइम थर्ड। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम सिंथेसाइज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बोथ। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कौन से होते हैं, इनको अभी आगे चल के देखते हैं। अभी आपको मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनता है कुछ इस तरीके से, इसमें एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूस होता है, जो कंटिन्यूस, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, उसको हम कहते हैं लैगिंग। लैगिंग डिसकंटिन्यूस वाले को, जो कि डिसकंटिन्यूस वे में सिंथेसाइज होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम रेप्लिकेशन जब स्टार्ट करेंगे प्रोसेस उसमें बताएंगे। और दूसरा होता है लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड, इसको ही हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, एक डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' to 5' डायरेक्शन पे होती है। इसके पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, इसके पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। बाकी अदर दो के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। आपको जो मेन याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड याद रखना है पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक के केस में। तो अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखने हैं ये दो, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि 5' से 3' डायरेक्शन की है। एक बात तो कंफर्म है कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन। डेल्टा जो होता है वो सिंथेसाइज करेगा लैगिंग स्ट्रैंड को, एप्सिलॉन जो स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा उसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग कौन सा था आपका कॉन्टिन्यूस वाला, लैगिंग कौन सा था डिसकंटिन्यूस वाला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। जो ये रूल नंबर 4 है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसको चलिए समझते हैं फटाफट। सो रूल नंबर 4 हमारा ये क्या कहता है, रूल नंबर 4 है हमारा सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ इज सेमी कंजर्वेटिव। ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स कीप वन ओल्ड पेरेंटल एंड वन गेन अ न्यू स्ट्रैंड। क्यों, कैसे, देखो जैसे जब हमने बात करी कि जैसे ये 5' से 3', 3' से 5', ये जो स्ट्रैंड जब रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर जाता है तो उससे आपका क्या बनता है, कुछ इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो होते हैं नया जो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं ये दो, उसमें से एक तो कैसा है बेटा पेरेंटल वाला, पेरेंटल है जो यहां से आया, ये यही तो है। और जो था आपका 5' से 3'। दूसरा जो न्यूली सिंथेसाइज होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है, गेन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। इसको हम कौन सा कहेंगे, ये 5' से 3', ये कैसा है बेटा न्यूली सिंथेसाइज है। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब वो कैसे है चलिए पढ़ते हैं। देखते हैं। मेजल्सन स्टाल दो आपके साइंटिस्ट थे। 1958 में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, तो इसको फिगर से समझते हैं फटाफट, जल्दी समझ में आएगा। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उसे ग्रो करा। सबसे पहले ग्रो इकोलाई बैक्टीरिया फॉर अ मैनी जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग द हैवी नाइट्रोजन 15। उन्होंने नाइट्रोजन 15 ये जो बैक्टीरिया, इसमें एक फ्लास्क लिया, बेसिकली एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर हैवी नाइट्रोजन डाले तो उसके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया डाल दिए जिनके अंदर नाइट्रोजन 50 जो कि आपका हैवी होता है, हैवी एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जनरेशन के बाद फाइनली उन्हें ट्रांसफर करा जनरेशन 1 के लिए लाइट आइसोटोप पे, या फिर हम कहते हैं लाइट नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 40 जो नॉर्मल होता है। ठीक है, उसमें ट्रांसफर करा। फिर उसके बाद टेक अ सैंपल आफ्टर ईच जनरेशन। उन्होंने फिर ईच जनरेशन के बाद सैंपल निकाले। ये थी आपकी 0 जनरेशन, ये थी फर्स्ट जनरेशन, ये थी आपकी 3rd जनरेशन और 2nd जनरेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर कैसा था नाइट्रोजन 40 और यहां पर कैसा था नाइट्रोजन 50। ठीक है, पहली जनरेशन जो 0 जनरेशन थी, जब यहां से उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सीजियम क्लोराइड यूज करा, उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फाइनली उसे टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करा तो उसमें आपको एक बैंड मिला जिसके अंदर आपके यहाँ पर गलती से यहाँ पे 15 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैंड कैसे मिले, कुछ इस तरीके के नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 50। यहाँ पे दो इसलिए है क्योंकि एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं इस तरीके से। अब जनरेशन फर्स्ट जहां पर नाइट्रोजन 14 अवेलेबल थे, वहां पर किस तरीके के हाइब्रिड मिले, यहां पर कैसे मिले नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 50, कुछ इस तरीके के मिले। जब जनरेशन सेकंड आई आफ्टर 40 मिनट्स तो उन्हें कुछ इस तरीके से बैंड्स मिले, नाइट्रोजन 14 दो बैंड्स मिले, और एक मिला आपको नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 50। ये थे आपके हाइब्रिड, ये भी आपका हाइब्रिड था। ये आपका नॉन हाइब्रिड मतलब लाइट चेन, यहां पर आपको हाइब्रिड मिला, यहां पर आपको
हैवी चेन मिला, क्योंकि यहां पर केवल एनवायरमेंट में कैसे हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, हैवी चेन। ये थी आपकी जीरो जनरेशन, ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन, और ये थी आपकी सेकंड जनरेशन। अब उन्होंने इन तीनों रिजल्ट्स को देखा और उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। कैसे? जब उन्होंने फर्स्ट जीरो जनरेशन को देखा तो जीरो जनरेशन में तो केवल नाइट्रोजन 15 ही अवेलेबल था, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो डीएनए होगा उन सभी के अंदर नाइट्रोजन 15 एलिमेंट ही होंगे। अब जब जनरेशन फर्स्ट को उन्होंने ऑब्जर्व कर जनरेशन फर्स्ट को देखा तो उन्होंने देखा एवरी डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ वन हैवी स्ट्रैंड एंड वन लाइट स्ट्रैंड। तो इसका मतलब उनके अंदर हाइब्रिड था, नाइट्रोजन 15 भी इनकॉर्पोरेटेड था डीएनए के अंदर और नाइट्रोजन 14 भी, 15 और 14 दोनों तो एक तरीके से हाइब्रिड था। तो दिस रूल्स आउट कंजर्वेटिव मैनर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि जनरेशन फर्स्ट के जो रिजल्ट थे उन्होंने कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन को फेल कर दिया। क्योंकि कंजर्वेटिव में क्या होता है, कंजर्वेटिव में तो हमारे कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकलते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15, कुछ इस तरीके से बैंड्स हमें मिलते हैं। लेकिन यहां पर हमें कैसे मिले, हाइब्रिड मिले, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 ये हमारे हाइब्रिड मिले। बिकॉज कंजर्वेटिव वुड हैव प्रोड्यूस्ड अ बोथ हैवी बैंड एंड लाइट बैंड ऑल न्यू आफ्टर वन जनरेशन। तो आफ्टर वन जनरेशन के बाद कुछ इस तरीके से मिलते हैं अगर कंजर्वेटिव होता तो। बोथ हैव एन एच बैंड ओल्ड वन, मतलब ये ओल्ड बैंड वाले हैवी वाले भी रहते हैं, और लाइट बैंड ऑल न्यू। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कैसा था, नाइट्रोजन 14 था और नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए वाले जो बैक्टीरिया थे वो भी इनकॉर्पोरेटेड कर दिए गए थे, तो अलग अलग हमें मिलते हैं डबल स्ट्रैंड अगर कंजर्वेटिव होता तो। फिर उन्होंने सेकंड जनरेशन के डीएनए सैंपल लिए, उनका डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन करा, वही सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट स्टैब्लिश करा और उसमें हमें दो तरीके के बैंड मिले। उसमें जो हमें रिजल्ट मिले, उसमें हमें रिजल्ट किस तरीके से मिले थे, एक हमें मिला नाइट्रोजन 14 और हमें मिला नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। तो ये हमें दो तरीके के रिजल्ट मिले। सम डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नाउ ऑल लाइट, बोथ स्ट्रैंड्स न्यू, ये न्यू वाले थे लाइट वाले, प्रोड्यूस एन एल बैंड वाइल सम आर स्टिल हाइब्रिड। और इसमें से कुछ कैसे थे, हाइब्रिड, मतलब कुछ हैवी और लाइट वाले थे और कुछ केवल लाइट वाले न्यूली सिंथेसाइज्ड। दिस रूल्स आउट द डिस्पर्सिव। सेकंड जनरेशन के रिजल्ट ने ये भी कैंसिल आउट कर दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया कि डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्पर्सिव के केस में क्या होता है, जब भी कोई डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन होगा तो उसमें स्ट्रैंड आपको किस तरीके से मिलेंगे, देखते हैं, मैं बताता हूं कैसे। जैसे यहां पर बेटा जब भी रेप्लिकेशन होगा, डिस्पर्सिव के केस में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, जो डीएनए होता है ना डिस्पर्स होता है, उसमें दोनों मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे 14 15 एक साथ एक ही डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 14 15। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से, ये डिस्पर्सिव नेचर होता है। वापस से अपना रेड ले लेते हैं, तो 14 के अंदर 15 मिक्स होते हैं, 15 के अंदर 14 मिक्स होते हैं, तो हमें एक ही बैंड मिलता। ठीक है, डिस्पर्सिव में। तो सेकंड जनरेशन के रिजल्ट ने उन्हें यह भी बता दिया कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन वो आपका सेमी कंजर्वेटिव ही है, ना तो कंजर्वेटिव है ना ही आपका डिस्पर्सिव है। तो यहां पे लिखा हुआ है बिकॉज डिस्पर्सिव वुड कीप एवरी मॉलिक्यूल मिक्स्ड सो गिव अ सिंगल बैंड। क्योंकि इस तरीके के सारे डीएनए मिलेंगे तो सिंगल बैंड ही तो आएगा, डबल बैंड कैसे आ जाएगा। दैट स्लोली शिफ्ट लाइटर नॉट टू डिस्टिंक्ट बैंड, हमें दो डिस्टिंक्ट बैंड नहीं मिलते, जबकि हमें कैसे मिले, दो डिस्टिंक्ट बैंड मिलते हैं। अगर डिस्पर्सिव होता तो हमें दो डिस्टिंक्ट बैंड नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था आपका मिज़ेल्सन एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इजी वे में हमने समझा। ठीक है, और हमने जाना कि कैसे दोनों जनरेशन के रिजल्ट ने प्रूव करा कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना ही कंजर्वेटिव और ना ही डिस्पर्सिव। तो ये बात क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन से जनरेशन का रिजल्ट था, ये कंक्लूड कर रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपका डिस्पर्सिव नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा है, जनरेशन सेकंड का रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, भूलने नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में मेजर प्रोटीन और एंजाइम की बात करी गई है जो भी रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। यहां पर मैंने हमेशा से दोनों सिस्टम को एक साथ रख करके बात करी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही यही सेम एंजाइम सेम रूल फॉलो होंगे, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब सिंपल डीएनए पॉलीमरेज, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन से थे एंड यूकैरियोटिक पॉलीमरेज कौन से थे। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के केस में तो उसमें केवल एक ही पॉलीमरेज था, जो आपका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, वो था डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो यूकैरियोट्स के केस में थे, यूकैरियोट्स के केस में आपको एक तो पॉलीमरेज डेल्टा और एक एप्सिलॉन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो पॉलीमरेज थे। हेलिकेज क्या करता है, ये दूसरा है,
एंजाइम है हेलिकेज. हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर टू क्रिएट अ रेप्लिकेशन फॉर्क. तो रेप्लिकेशन फॉर्क मेंटेन करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है हेलिकेज एंजाइम. थर्ड एंजाइम प्राइमेज synthesize a short RNA primer that provide necessary 3' OH group. 3' OH group प्रोवाइड करेगा प्राइमेज एंजाइम और प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा. विच डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्स टू स्टार्ट द सिंथेसिस. क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही कोई न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसे स्टार्टिंग में OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए प्राइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के केस में बेटा. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. फोर्थ वन एंजाइम डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केस में अलग अलग यूज करे जाते हैं. आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं अभी आपको बता देता हूं. दो तरीके के लाइगेजेस होते हैं. एक होता है बेटा T4 डीएनए लाइगेज और एक होता है इकोलाई डीएनए लाइगेज. ये दो डिफरेंट लाइगेज होते हैं. ये मेनली यूज करा जाता है आपके यूकैरियोट्स के केस में और ये यूज किया जाता है आपके प्रोकैरियोट्स के केस में. और भी डिफरेंसेस होते हैं. ये यूज करते हैं आपके एटीपी को एज अ कोफैक्टर, ये यूज करते हैं एनएडी को एज अ कोफैक्टर. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. जॉइन द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड्स. मतलब लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड था उसको कॉन्टिन्यूअस बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू द सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रीएनिलिंग कमिंग बैक टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटेक्ट देम फॉर डिग्रेडेशन. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जब रेप्लिकेशन फॉर्क बेटा क्रिएट होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क, तो यहां से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाता है दोनों स्ट्रैंड्स पे, तो जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क मेंटेन रहता है और वापस से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ नहीं पाते. टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट रिवील्स द टॉर्शनल स्ट्रेस सुपरकॉइलिंग दैट बाइंड्स अप इन द डीएनए हेलिक्स हेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क ड्यू टू अनबाइंडिंग एक्शन ऑफ हेलिकेज. अब यहां पर जो डीएनए वो तो हेलिकल शेप में है ना, कुछ इस तरीके से डीएनए रहता है और फाइनली जब ये खुलता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पर जो बाइंडिंग डीएनए है, यहाँ पर स्ट्रेन ना बढ़ जाए, यहाँ पे स्ट्रेन ना बढ़ जाए, कुछ इस तरीके से स्ट्रेन ना बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपका टोपो आइसोमरेज बाइंड रहता है. यहाँ पर कुछ इस तरीके से टोपो आइसोमरेज बाइंड रहता है, टोपो आइसोमरेज. ठीक है, इन सभी का आपको फिगर के जरिए बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा जब रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे. प्रोकैरियोट्स के अंदर हम अलग से बात करेंगे, यूकैरियोट्स के केस में हम अलग से बात करेंगे. लेकिन आपको रूल नंबर 5 ध्यान रखना है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की अभी यहां पर बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो यूज होते हैं दोनों के अंदर सेम है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर सेम है, दोनों के अंदर डीएनए हेलिकेज की रिक्वायरमेंट रहती है, दोनों के अंदर डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट रहती है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है. अब प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा होता है, यूकैरियोट के अंदर कौन सा होता है, ये हम रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ते वक्त ध्यान रखेंगे. तो रूल नंबर 5 हमारा क्लियर रहा. नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की. तो ये लास्ट रूल है बेटा. हमने आज का जो अपना गोल था वो कंप्लीट कर चुके हैं, सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, मिसेल्सन एंड साल एक्सपेरिमेंट के बारे में याद कर चुके हैं. तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, अब दोनों ही रेप्लिकेशन प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं because the direction of is constrained. One strand leading strand is synthesized continuously while the other lagging strand is synthesized discontinuously. इसके कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस है और एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है, ये तो होना ही चाहिए दोनों ही रेप्लिकेशन के अंदर. अब ये ऐसा होता क्यों है, अब आप इसको थोड़ा सोचना घर पे जाके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है, वो हमेशा डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता चलेगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन, मतलब वो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता हुआ चलेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन. यहां पर ये आपका डीएनए पॉलीमरेज आ गया और फाइनली ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता हुआ चल रहा है. तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो इसकी हमेशा उल्टी होती है, यहां से तो ये होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम. तो इसे ये एंजाइम कैसे सिंथेसाइज करेगा, इसका हम आंसर देंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में जब हम रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, तो इसका हम आंसर देंगे. तो आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है, और ये 6 रूल्स को याद रखना है जो हमने अभी डिस्कस करे. सबसे पहला रूल हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहला रूल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का. दूसरा रूल जो था वो हमारा बेस कॉम्प्लीमेंट्री था, बेस कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री. थर्ड जो रूल था वो था हमारा डायरेक्शन को लेकर के, डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमरेज, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमरेज. ठीक है. फोर्थ जो रूल था वो था हमारा सेमी कंजर्वेटिव को लेकर के, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसमें हमने मेजल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट को पढ़ा.
मिज़ल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट, मिज़ल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट, ये हमने डिस्कस करा था। फोर्थ जो हमारा था, फोर्थ हमारा क्या था, डिफरेंट एंजाइम, एंजाइम्स एंड प्रोटीन इन्वॉल्व, ये हमने डिस्कस करा था। सिक्स्थ जो था हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो ये रूल्स आप इस वीडियो कंप्लीट देख रहे होंगे तो आप आधे से ज्यादा अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, कौन सा एंजाइम है, क्या वर्क होता है उसका, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन कौन सी होती है, प्रोकैरियोट्स में कौन सा पॉलीमरेजेस यूज होता है, यूकैरियोट्स में कौन सा पॉलीमरेजेस यूज होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जैसे ओराइज, प्रोकैरियोट के केस में कौन सी ओराई है, यूकैरियोट के केस में कौन सी ओराइज होती हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और ये आपको जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस जब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे तो आपको आधे से ज्यादा चीजें पता होंगी। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा आप पहले रूल्स पढ़ा करिए, फिर उसके बाद किसी प्रोसेस को पढ़िए। जो ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं इन्हीं को कहा जाता है बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इन्हीं को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी, तो उन्हीं के नाम पे ही इनका नाम रख दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये बनते कैसे हैं ये हम एप्लीकेशन प्रोसेस के वक्त कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो इतनी ही थी, तो चलिए आज हमने अपने सारे टॉपिक कंप्लीट करे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो हमने लिए थे, जैसे कि रूल्स और आपके मेजल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। बने रहिए इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, और जल्दी से जल्दी प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए इसी तरह बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। गुड बाय।